हमारा आज का टॉपिक है जंतुओं या मानव में पोषक पदार्थ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एक कंपटीशन में इससे कोई न कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। मैंने इसे बड़े सिस्टम और शॉर्ट तरीके से तैयार किया है ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको कम से कम समय में अच्छी तरह से याद रह जाए। लास्ट में एक टेस्ट भी लगाया है जिसमें प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं उनको उनके डिस्क्रिप्शन के साथ में हमने सॉल्व भी किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जंतुओं या मानव में पोषक पदार्थ। तो सबसे पहला बिंदु है कि ये पोषक पदार्थ क्या होते हैं। तो पोषक पदार्थ उसे कहते हैं जो जीवों की जैविक क्रियाओं के सुचारू रूप से संपादन करने हेतु आवश्यक होते हो। जीवों में जो जैविक क्रिया होती है उनको सुचारू रूप से कंप्लीट करने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब यहाँ जैविक क्रिया से क्या मतलब है? जैविक क्रिया का मतलब जीवों की वृद्धि, जीवों के विकास, जीवों के शरीर का निर्माण और जीवों के अंदर ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करना। तो ये जो है वृद्धि, विकास, ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर निर्माण करना, इन सब कार्यों के लिए जो भी पदार्थ जीवों के लिए, जंतुओं के लिए या मानव के लिए आवश्यक होते हैं उसे कहते हैं पोषक पदार्थ। अब देखते हैं हम कि ये पोषक पदार्थ मानव को या जंतुओं को कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो डेफिनेटली ये पदार्थ हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? भोजन से। अब ये भोजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम भोजन या तो पौधों से प्राप्त करेंगे या किसी अन्य जंतु से। इसका मतलब हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी भोजन है हमारा, वो क्या है? या तो कोई पौधा है या फिर कोई जंतु है। अब जैसे जैसे हमने दाल खाई, अनाज खाया तो पौधा हो गया। जैसे हमने दूध पिया या मांस, मछली वगैरह, ये सब क्या हो गए? कोई अन्य जंतु का उत्पाद हो गया। तो इस तरीके से ये जितने भी पोषक पदार्थ हैं हमें भोजन से मिलते हैं। इसलिए इन पोषक पदार्थों को हम दूसरे शब्दों में भोजन के अवयव भी कह सकते हैं। क्लियर हो रहा है? दूसरे शब्दों में है इन पोषक पदार्थों को हम क्या कह सकते हैं? भोजन के अवयव। अब भोजन के अवयव कौन कौन से हैं ये हम छठी सातवीं कक्षा से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इन सब का नाम आप जानते ही होंगे। फिर भी अच्छी तरह से आप इनको और समझ लें कि ये भोजन के अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और रफीज यानी रुक्षांश। इनको हम भोजन अवयव कहते हैं जिनका हमारी बॉडी के लिए जिनका होना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे वृद्धि के लिए, विकास के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, हमारे पूरी लाइफ साइकिल के लिए, ऊर्जा के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो भोजन अवयव या पोषक पदार्थ हैं इनको हमने 7 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। इनमें से पहले 2 कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों ऊर्जा प्रदायक है। ये दोनों क्या हैं? ऊर्जा प्रदायक। ऊर्जा प्रदायक का मतलब जिससे हमें ऊर्जा मिलती हो, जो हमारे शरीर के कार्यों के संचालन के लिए ज़रूरी है। अब ये ऊर्जा क्या होती है, कैसे बनती है, इन सारी चीज़ों को इसी टॉपिक में आगे हम देखेंगे। तीसरे नंबर पर आता है प्रोटीन, और इस प्रोटीन को कहते हैं शरीर निर्माणकारी पदार्थ। बताइए इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? शरीर निर्माणकारी पदार्थ। यानी आपकी पूरी बॉडी में क्या क्या होता है? मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, नाखून, बाल, ये जितनी भी आपकी बॉडी के कंपोनेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, वो सब प्रोटीन के बने हुए हैं। आपके बॉडी का एक भी भाग ऐसा नहीं है जो बिना प्रोटीन के बना हो, यानी कि पूरा का पूरा हम प्रोटीन से बने हुए हैं। इसलिए हम प्रोटीन को क्या कहेंगे? शरीर निर्माणकारी पदार्थ। अब विटामिन और खनिज लवण, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम नियामक पदार्थ कहते हैं। नियामक यानी रेगुलेटर, जिसको सरल शब्दों में हम ये कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो भी मैकेनिज्म हो रही हैं, जैसे हृदय की धड़कन, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों में संकुचन या भोजन का पाचन, श्वसन वगैरह, जो कुछ भी मैकेनिज्म हो रही है, उन सारी मैकेनिज्म को कंट्रोल करना, रेगुलेट करने का कार्य विटामिन और खनिज लवण करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदायक हो गए, प्रोटीन शरीर निर्माणकारी हो गया, विटामिन और खनिज लवण नियामक पदार्थ हो गए। चलो
एक और वर्गीकरण है। ये ही 7 जो भोजन अवयव हैं इनको एक और तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल, ये 4 जो कंपोनेंट हैं, अवयव हैं, इनकी हमें प्रत्येक दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा मात्रा में, यानी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ने की वजह से इनको हम स्थूल या वृहद मात्रिक पदार्थ कहते हैं। किन किन को? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल को। जबकि विटामिन और खनिज लवण, इनकी बहुत कम मात्रा में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इनकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ मिलीग्राम्स में, इसलिए इनको हम सूक्ष्म मात्रिक पदार्थ कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्थूल मात्रिक पदार्थ जिनकी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है और सूक्ष्म मात्रिक जिनकी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। अब हम इन्हीं 7 को एक एक करके पढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में हम केवल 2 कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट और वसा को देखेंगे। इसके बाद कोशिश करेंगे कि ये ऊर्जा क्या होती है और किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका पूरा डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला बिंदु, कार्बोहाइड्रेट में नाम से ही देखिए आप, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाम में ही, स्पेल्टिंग में ही आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बने हुए होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट की एक प्रमुख विशेषता होती है, कहीं पर भी कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखा हुआ हो तो आप उसको पढ़ने मात्र से ही पहचान सकते हो। वो इस तरीके से कि लगभग सभी कार्बोहाइड्रेट के नाम के पीछे ओज शब्द आता है। ओज जैसे सेलुलोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो इस तरीके से 2 बातें हो गई। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओज शब्द आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से भोजन को खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो अलग अलग जगह आपने कई पदार्थों के नाम पढ़े होंगे जो कि आपको याद नहीं रहे होंगे। यहाँ पर हम इनको एकदम सरल तरीके से देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें 2 पदार्थों से मेनली मिलता है, एक तो अनाज से और दूसरा मीठे पदार्थों से। बस 2 याद रख लो मेन। अनाज में सब आ गया, गेहूँ, चावल, है ना, मक्का, मोटे अनाज, बाजरा वगैरह, तो ये अनाज से। और मीठे पदार्थ में मतलब गन्ना, शहद, चीनी, गुड़, ये जितने पदार्थ हैं मीठे हैं, तो इन सब से। और फलों से, ठीक है, गन्ना, शहद, चीनी, गुड़ और फलों से, ये मीठे पदार्थ हैं। और अनाज, इन दोनों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हमें 2 चीज़ें और आपको याद रखनी पड़ेगी, एक आलू और कंदमूल, ठीक है, इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत यानी कौन कौन से भोजन हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो मेनली 2 हैं, अनाज और मीठे पदार्थ। इसके अलावा आलू और कंदमूल, बस इसके अलावा कोई स्रोत आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, जिसमें सब आ गए। याद क्या नहीं रखना है, सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो गई। अब हम सामान्य विज्ञान के अनुसार यहाँ पर एक बहुत ही सरल तरीके से कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट सरल कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। दूसरे जटिल कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें हम डाइसेकेराइड कहते हैं। और तीसरे जटिलतम कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में 3 श्रेणियां हैं। ये जो डाइसेकेराइड है उससे ओलिगोसेकेराइड भी कह सकते हैं। तो अब मोनोसेकेराइड जो होती है, इसके अंदर भी कई सारे प्रकार हैं। अब हम मोनोसेकेराइड को देखते हैं। तो मोनोसेकेराइड के अंदर भी कई सारे प्रकार हैं, जैसे ट्राइयोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, यानी इसमें 3 से लेकर के 7 कार्बन तक की शर्कराएँ आती है। लेकिन इन सबको आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 के नाम याद रखने हैं मोनोसेकेराइड में, एक तो पेंटोज और दूसरी हेक्सोज। पेंटोज शर्करा का उदाहरण है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ये दोनों पेंटोज शर्करा है, बहुत उपयोगी परीक्षा के लिए, इसलिए मैंने इसको अलग से छाट के बताया है कि मोनोसेकेराइड
में पेंटोज आता है और पेंटोज का उदाहरण है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ये दोनों आपके आरएनए डीएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल बनाने में प्रयुक्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हेक्सोज के अंदर आती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये इससे भी ज़्यादा उपयोगी है, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। हेक्सोज का मतलब होता है 6 कार्बन से मिलकर के बनी हुई शर्करा, और इसमें 2 आती हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और भी आती है लेकिन आपके जीके के हिसाब से 2 काफ़ी हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, पाचन के बाद में हमें ग्लूकोज ही मिलता है। और कभी कभी आजकल ग्लूकोन डी वगैरह जो पदार्थ आते हैं जिसको हम पीते हैं उसमें सीधा हमको ग्लूकोज मिल जाता है। क्लियर है? क्योंकि इसी से हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। ओके, तो ग्लूकोज हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला मेन पदार्थ है। दरअसल ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, अब दूसरे नंबर पे आता है फ्रक्टोज। ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। फ्रक्टोज जो होता है वो मीठे फलों में पाया जाता है, इसलिए इसको फल शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? मीठे फलों में। कोई भी फल अगर मीठा है स्वाद में तो उसमें फ्रक्टोज शर्करा की वजह से वो मीठा है। ठीक है, इसलिए हम इसको कौन सी शर्करा कहेंगे? फल शर्करा। दूसरा कि ये भी कई बार पूछा गया है कि फ्रक्टोज शर्करा शहद में भी मिलती है, तो शहद में कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज। बस, ग्लूकोज कोई भी भोजन आप ग्रहण करोगे उसके पाचन से हमें ग्लूकोज मिलेगी, और फ्रक्टोज ये मीठे फलों में और शहद में मिलेगी। ओके, जो मीठी चीज़ है उसमें मिलती है फ्रक्टोज। दूसरे नंबर की है डाइसैकेराइड, यानी डाइसैकेराइड शर्करा वो होती है जो मोनोसैकेराइड से मिलने से बनती हो, यानी ग्लूकोज मिल गई, फ्रक्टोज मिल गई। ऐसे ग्लूकोज के 2 अणु आपस में मिलते हैं तो डाइसैकेराइड बनेगी, या ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिला तो डाइसैकेराइड बनेगी। तो आपकी परीक्षा के लिए इन 3 डाइसैकेराइडों के नाम याद रखने आपके लिए पर्याप्त होंगे। एक सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज किससे बनेगी? वही मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में भी कौन सी? एक ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज, ये दोनों मिलकर के सुक्रोज बनाते हैं। सुक्रोज किससे मिलके बनती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, जो चीनी में होती है ना, चीनी में। माल्टोज शर्करा जो होती है वो 2 ग्लूकोज अणुओं से मिलके बनती है। 2 ग्लूकोज के अणु अगर आपस में मिलेंगे तो कौन सी डाइसैकेराइड बनेगी? माल्टोज। और लैक्टोज बनती है ग्लूकोज और एक और मोनोसैकेराइड होती है गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज इन दोनों की मिलने से बनती है लैक्टोज। और लैक्टोज शर्करा किस में मिलती है? दूध में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लैक्टोज शर्करा किससे मिलके बनती है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। और लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? तो दूध में। ठीक है, तीसरे नंबर की जो शर्करा है हमारी, या तीसरे नंबर का कार्बोहाइड्रेट है, वो है पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलीसैकेराइड में 4 उदाहरण आपको याद रखने हैं। पहला स्टार्च, दूसरा ग्लाइकोजन, तीसरा सेलुलोज और चौथा काइटिन। ये 4 उदाहरण आपको याद रखने हैं पॉलीसैकेराइड में। फर्स्ट, स्टार्च जो होता है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम पादपों का संग्रहित भोजन कहते हैं। जो प्लांट होते हैं, उन प्लांट का संग्रहित भोजन, रिजर्व फूड जो होता है वो क्या होता है? स्टार्च। दूसरे नंबर का ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो जंतुओं का संग्रहित भोजन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन जंतुओं का संग्रहित भोजन है और स्टार्च पादपों का संग्रहित भोजन है। क्लियर? अब ये ग्लाइकोजन कैसे बनता है? तो जब भी आप कोई ग्लूकोज एक्स्ट्रा मात्रा में खा लो, कभी कोई कार्बोहाइड्रेट आपने एक्स्ट्रा मात्रा में खा ली तो उसका पाचन होगा। पाचन से क्या बनेगी? ग्लूकोज बनेगा। अभी मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट अनाज है, अनाज मतलब रोटी है, रोटी आपने ज़्यादा खा ली तो उसके पाचन से क्या बना? ग्लूकोज की जब अतिरिक्त मात्रा आपकी बॉडी में आ जाए तो फिर एक हार्मोन होता है, पेंक्रियास से निकलता है, अग्नाशय से, इंसुलिन। उस हार्मोन की प्रेरणा में ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज, इंसुलिन की प्रेरणा में ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है और ये ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। और कभी कभी ये मांसपेशियों में भी डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तब वापस ये ग्लूकोज में बदल करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी ये जो ग्लाइकोजन है उससे हज़ारों बार परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। अच्छी तरह से वापस सुने।
ग्लाइकोजन जो भी हमने एक्स्ट्रा भोजन खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया है, उसके पाचन से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनी है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज अग्नाशय से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की प्रेरणा में ग्लाइकोजन में बदल जाती है। और ग्लाइकोजन जंतुओं का संग्रहित या रिजर्व भोजन है जो बॉडी में जमा रहता है, इमरजेंसी में काम आता है। तो ये बॉडी में कहाँ जमा रहता है? यकृत में या मांसपेशियों में, लीवर में या मसल्स में। क्लियर। अब तीसरे नंबर का पॉलीसेकेराइड है सेल्यूलोज। तीसरे नंबर का पॉलीसेकेराइड कौन सा है? सेल्यूलोज। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ जितना कुछ है सारी बातें कई दफ़ा परीक्षा में पूछी जा चुकी है। सेल्यूलोज जो पादप की कोशिका भित्ति होती है उसको बनाने में प्रयुक्त होती है। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक पादप कोशिका का बना होता है और प्रत्येक कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति होती है। प्रत्येक पादप कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति होती है। तो डेफिनेटली ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट है यानी सेल्यूलोज है, वो पूरे संसार में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। क्यों? क्योंकि पूरे संसार में बहुत सारे पौधे हैं और सभी पौधे कोशिका के बने हैं और सभी कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, और वो सेल वॉल किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। इस तरीके से संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सेल्यूलोज। ओके। हमारे संबंध में यानी मानव या जंतुओं के संबंध में देखें तो ये सेल्यूलोज अगर हम खा लें, सेल्यूलोज खाने का मतलब जैसे घास है, घास खा ली, सूखी घास खा ली, तो ये हम नहीं पचा पाते हैं, ये हमारे बॉडी में नहीं पचता है। ठीक है। लेकिन ये सूखी घास की तरह जो रेशे होते हैं जो हमारे भोजन में होते हैं, जो हम थोड़ा बहुत सलाद वगैरह खाते हैं तो उसमें सेल्यूलोज होता है, तो वो सेल्यूलोज रुक्षांश के रूप में काम करता है और वो मल निष्कासन में सहायक है। मल निष्कासन यानी कि आपके कब्जी को मिटाने में सहायक है। ठीक है। अब ये नहीं पचता है, क्या नहीं पचता है? सेल्यूलोज। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है कि हमारे शरीर में बड़ी आंत में एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम है क्रमिरूप परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कभी ये संरचना हमारे शरीर में इस सेल्यूलोज को पचाने का काम करती थी। इसका मतलब हम कभी आज से लाखों साल पहले मानव ऐसा सूखा चारा खाता था और उसको पचाने के लिए ये क्रमिरूप परिशेषिका होती थी। आज ये क्रमिरूप परिशेषिका या अपेंडिक्स जो है वो एक अवशेषी अंग है। ये भी परीक्षा में आता है कि निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग है, तो आपका उत्तर होगा क्रमिरूप परिशेषिका यानी अपेंडिक्स। तो आज इस अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई महत्व नहीं है। इसको अगर कभी कभार ये दर्द करने लगती है तो इसको काट दिया जाता है और बॉडी से हटा दिया जाता है। आजकल इसका कोई हमारे महत्व नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि हम सूखा चारा नहीं खाते। अगला पॉलीसेकेराइड है काइटिन। ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। काइटिन जो होता है ये कवकों की कोशिका भित्ति बनाने में काम आता है। कवक का मतलब जैसे बारिश के दिनों में जो छतरियाँ उगती है ना, उसे कवक कहते हैं। जो घरों में जाले बन जाते हैं उसे हम कवक कहते हैं। तो ये जो कवक होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और कवकों की किसकी बनी होती है? काइटिन की। और जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है म्यूरामिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन की। जब हम जीवाणु पढ़ेंगे तब बताऊंगा। और जंतुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको पता ही होगा, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है। तो काइटिन का पहला काम तो हो गया कि ये जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति बनाने में प्रयुक्त होता है। काइटिन का दूसरा प्रमुख उपयोग है कीटों की ऊपर जो बाह्य कंकाल पाया जाता है। कीट का मतलब जैसे आपने कॉकरोच देखा होगा, तो कॉकरोच की बॉडी के ऊपर एक कठोर आवरण होता है, बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, एक कठोर आवरण होता है। जैसे कॉकरोच है, केकड़ा है, कीट है, कोई भी उस इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल होता है, वो भी काइटिन का बना होता है। तो ये भी बेहद उपयोगी प्रश्न हो गया। तो इस तरीके से हमने पॉलीसेकेराइड में देखा स्टार्च पादपों का संग्रहित भोजन है, ग्लाइकोजन जंतुओं का संग्रहित भोजन है, सेल्यूलोज पादप कोशिका भित्ति बनाने में काम आता है, और यह संसार का सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन ये कवक कोशिका भित्ति बनाता है और कीटों के बाह्य कंकाल को बनाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपके ये कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुई। इसमें मैंने ऊर्जा वाले पॉइंट कहीं पर भी कार्बोहाइड्रेट का नहीं पढ़ाया है कि कितने कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है और वगैरह। ये हम ऊर्जा वाला पूरा पॉइंट आगे देखेंगे डिटेल में, उसमें मैं पूरा बताऊंगा। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। भाई हमने अभी तक कार्बोहाइड्रेट की सारी चीज़ें पढ़ ली। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में क्या क्या काम करता है, एक काम तो आप सबको पता ही है, उसी के संबंध में तो हम इसको पढ़ रहे हैं, ऊर्जा प्रदान करना, ये इसका मेन काम है। अब कैसे प्रदान करता है वो सारी बातें हम आगे इसी टॉपिक में डिटेल में देखेंगे बाद में, लेकिन पहला काम ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा काम अभी आपने देखा था कि एक पेंटोज शुगर थी मोनोसैकेराइड, जिसमें डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा थी, वो क्या बनाने में काम आती है, डीएनए और आरएनए। और डीएनए आरएनए को कॉमनली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक अम्ल बनाने में काम आती है। इसके अलावा अगर आप शुद्ध जीव विज्ञान के विद्यार्थी हो तो कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में काम आती है, प्रोटीन और लिपिड के साथ में मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्लड एंटीजन, इन सब को बनाने में काम आती है। लेकिन आपके लिए इतना जानना ही काफ़ी होगा कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से न्यूक्लिक अम्ल बनता है। बस ये 2 पॉइंट। अब अगला टॉपिक है वसाएं, फैट्स, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट की तरह वसाएं भी जो होती हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। छोटी सी बात है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। लेकिन एक बात इसमें है कि कार्बोहाइड्रेट से इसमें ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, क्या बात थी, कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट से कम होती है। क्लियर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वसा जल में नहीं घुलती। आप जैसे ही वसा शब्द सुनते हो तुरंत आपके दिमाग में एक चित्र बनना चाहिए तेल और घी का। बस तेल का या घी का चित्र बन जाए तो आपको वसा का सारा कंसेप्ट याद आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि क्या तेल और घी जल में घुलते हैं, विलय होते हैं? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वसा जल में अघुलनशील है। तो फिर ये किस में घुलती है? ये घुलती है कार्बनिक विलायकों में। यानी कार्बनिक विलायक का मतलब होता है अल्कोहल, एसीटोन, इनमें। तो ये शराब यानी अल्कोहल जो होती है उसमें घुलती है, लेकिन जल में नहीं घुलती है। ओके। वसा के पाचन से क्या बनता है? तो वसा के पाचन से वसीय अम्ल बनते हैं और ग्लिसरॉल बनता है। और इसके पाचन में सबसे बड़ी भूमिका होती है पित्तरस की, जो कि लीवर में बनता है। क्लियर है भाई? वसा जो भी आप भोजन में खाओगे तो उसका पाचन भी तो होगा बॉडी में। तो उसका पाचन होने के बाद वसा मतलब तेल है ना, तो ये तेल या घी ये जो भी आप खाओगे उसका पाचन होगा। तो पाचन से क्या बनेगा? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। और इसको पचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पित्तरस की। हालांकि वो उसका पाचन नहीं करता, उसका एमल्सिफिकेशन करता है, पाचन आगे लाइपेज एंजाइम करता है, फिर भी पित्तरस की उसके पाचन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। और पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में, लीवर में। अब वसा के स्रोत यानी वसा हमें किससे प्राप्त होती है? तो इसमें हमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा हमें याद रखना है। ऐसे कोई भी खाद्य पदार्थ जो तेल और घी और चर्बी जैसे हो, 3 बिंदु याद रखने, तेल, घी और चर्बी यानी चिकने पदार्थ, उससे हमें वसा मिलती है। तेल से, घी से, मक्खन से, चर्बी से। अब कोई कहे कि मूंगफली में, बिल्कुल होगी क्योंकि उससे तेल मिलता है। सोयाबीन में, है ना, सूरजमुखी में, जिनसे तेल मिल रहा हो उनमें वसा होती है। जिसमें घी, मक्खन वगैरह हो उसमें वसा होती है। जिसमें चर्बी हो, कोई जंतु है ना, तो उसमें भी वसा होती है। अब हम यहाँ पर वसा के कार्य को डिटेल में देखते हैं। तो वसा का या लिपिड का सबसे पहला कार्य है कि प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में प्रयुक्त होना। हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव कोशिका का बना होता है और कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली तो होगी ही होगी, चाहे वो पादप हो या जंतु। तो ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। इस तरीके से वसा या लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मेन कंपोनेंट है, एक मेन अवयव है। जंतुओं में वसा का एक सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग ये है कि यह हार्मोन और विटामिन डी बनाने में प्रयुक्त होता है। कैसे, मैं बताता हूँ कि वसा जो होती है उसके अंदर कई सारी कैटेगरीज होती है और उस कैटेगरीज में एक होती है स्टेरॉइड्स। आप इसको एक सरल तरीके से समझ सकते हैं जैसे कोलेस्टेरॉल। ये स्टेरॉइड और कोलेस्टेरॉल जो होते हैं ना, वो हार्मोन बनाने में काम आते हैं। सारे नहीं, कुछ विशेष हार्मोन। जैसे मैं बताता हूँ लिंग हार्मोन, जैसे मादा लिंग के हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, नर का हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन,
एड्रिनल ग्रंथि के जो हार्मोन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह, ये जो हार्मोन होते हैं, मैंने 2-3 नाम बताए, ये हार्मोन आपके वसा या लिपिड से मिलके बनते हैं। और दूसरा विटामिन डी भी आपके कोलेस्टेरॉल से ही बनता है, स्टेरॉइड से ही बनता है। अभी तक आप जानते होंगे कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से बनता है। एक हद तक ठीक है। एक्चुअल में विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी बॉडी कोलेस्टेरॉल से बनाती है, यानी स्टेरॉइड से बनाती है। तो इस तरीके से लिपिड या वसा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया, हार्मोन और विटामिन डी का निर्माण। इसके अलावा पित्त वगैरह निर्माण भी है इसमें। चलिए, तीसरा इम्पोर्टेंट कार्य यह है कि ठंड प्रदेश के जो क्षेत्र होते हैं, ठंडे प्रदेश के जो जंतु होते हैं, ठंडे प्रदेश के जो जंतु होते हैं, उनकी बॉडी के उप त्वचा, मतलब त्वचा के नीचे वसा का एक मोटा परत पाया जाता है। वसा की एक मोटी परत पाई जाती है और ये परत ताप अवरोधक के रूप में काम करती है। ठंडे प्रदेश के जो जंतु होते हैं उनके बॉडी पर त्वचा के नीचे एक वसा की मोटी परत होती है और ये मोटी परत उनको ठंड से बचाती है। तो इस तरीके से वसा इंसुलेशन यानी ताप अवरोधक का भी काम करती है। वसा का चौथा प्रमुख कार्य है कि यह ऊर्जा की दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा रिच है। इसके प्रति 1 ग्राम से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी ज़्यादा है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने पोषक पदार्थ तथा कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का डिटेल पढ़ा। जैसे कि हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ऊर्जा प्रदायक हैं, तो ये किस तरीके से ऊर्जा बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं और ये ऊर्जा होती क्या है, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है। प्लस मैंने इस वीडियो में ये भी कहा था कि हम इस वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लगाएंगे, वो भी हम अगले वीडियो में कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। जय हिंद।